पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014। इसमें है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये है सन 81। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के समय, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 में, उसके तीसरे वर्ष मतलब सन 81 में सारनाथ में स्थापित की गई थी। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ये शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका शासन था गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, कोंकण पर। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनी थी मौर्य वंश के समय में, और उसका जीर्णोद्धार कराया था शक वंश के शासक रुद्रदामन ने। साहिबात उद जमानी की उपाधि जहां आरा को दिया था औरंगजेब ने। जहां आरा जो थी वो शाहजहां की और मुमताज़ महल इन सब की सबसे बड़ी बेटी थी, औरंगजेब की बड़ी बहन थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो थी वो सीमा क्या थी? दिल्ली और मंगोलों के बीच तो रावी नदी जो थी, 1306 के बाद अलाउद्दीन के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था, जिसको रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था। उसी समय से रावी नदी जो थी वो मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। महबूब इलाही जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया जो थे बाबा फरीद के शिष्य थे, तो निजा फरी ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। चिश्ती फारसी कवि जो अमीर खुसरे था वो भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इसी ने कहा था हनज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए कही गई थी ये उक्त कि दिल्ली अभी दूर है, हनज दिल्ली दूरस्त। तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था 1136 में। नेक्स्ट है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अबुल फजल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 12 से 13 वर्ष में पूरा किया गया था, लेकिन इसमें प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष सही है। दस्तार बंदान कौन थे? तो ये उलेमा थे। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों जो उलेमा कहलाते थे, उनका सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, पगड़ी पहनने वाले। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फेडर। 1903 से 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कर्जन था। विभाजन जो 1905 में हुआ था। और इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फेडर था, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी बंगाल विभाजन में। ब्रिटिश पत्रकार W.H. नेविंसन जो है वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। W.H. नेविंसन ये मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग करते थे, और बाद में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से बुक भी लिखा था। तो स्वदेशी आंदोलन से कौन ब्रिटिश पत्रकार संबंधित था? तो W.H. नेविंसन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने जो है इसकी तो ये 1 अगस्त 1920 को मौलाना शौकत अली ने साथ दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख हीरा लाल नजर, जो नटाल कांग्रेस में सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में।
दादा भाई नौरोजी के बारे में है कि वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया था। गुजराती पत्रिका रफ्ट गुप्तार जो थी उसका आरंभ इन्होंने किया था और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में, 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो है वो जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 है। इसमें तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को 5% हिंद स्वराज में कहा था। गांधी ने इसको वर्ष 1909 में लिखा था गुजराती भाषा में 1909 में हिंद स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो रॉलेट एक्ट विधेयक पास हुआ था फरवरी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है 26 से 1 दिसंबर 1919। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडिया डिवाइडेड। और फ्रैंक दुर्गादास जो हैं वो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास हैं। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है वो स्वराज का बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था। स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए दादा भाई नौरोजी ने इसे कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था 1906 में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की पुस्तक है। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन जो था वो महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ये इरविन का जीवनीकार था एलन कैम्पबेल जॉनसन। विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह से संबंधित थे। बीजी तिलक, होम रूल आंदोलन, अरोड़ा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू धरसड़ा रेड। काकोरी केस में बचाव के लिए किस जो समिति का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। योगेश चंद्र चटर्जी जो इनको जो आजीवन कारावास मिला था, इन सर्च ऑफ फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है। इसमें इन्होंने और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड की बचाव समिति का गठन किया गया था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक की राजकीय स्वीकृति कब हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था वो 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक को पारित किया गया था। और विधेयक की स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को। पेश हुआ था 4 जुलाई को और स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा सुभाष चंद्र बोस ने माना था। 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहते हुए किसने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे कांग्रेस को छोड़ करके। भगत सिंह जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। सचिंद्र सान्याल जो है वो बंदी जीवन इन्होंने निकाला था। लाला राम शरण द ड्रीमलैंड, राम ड्रीमलैंड। भगवती चरण वोहरा तो फिलॉसफी ऑफ बम, बोहरा बम, राम शरण ड्रीमलैंड, सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा।
1943 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की दिल्ली में जो है विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था दिल्ली में। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय ये जे बी कृपलानी थे। प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। पहले ये विभाजन के विरोधी थे। वीरहोर जरजाट झारखंड की है, भूटिया सिक्किम की है, टोडा तमिलनाडु की है, सेंटिलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में सबसे एक नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे में कर्नाटक है। उमक। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा प्रवाह जो है तंत्र अपनाती हैं। वृक्षनुमा दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। वायु दाब सबसे कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब का वितरण तापीय कारक के अतिरिक्त गतिज कारकों से भी प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय सामुद्रिक मार्ग बहुत ही व्यस्ततम विश्व का सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है। बागियो जो तूफान है वो फिलीपींस में आता है। यूरेनियम अयस्क का निक्षेप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो कनाडा में है। सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क का निक्षेप कनाडा में पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, चीन, जायरे और कनाडा। तो इसमें कनाडा में सर्वाधिक निक्षेप यूरेनियम का पाया जाता है। जापान तांबा में आत्मनिर्भर है। जापान तांबा में आत्मनिर्भर है। शीतोष्ण घाट के घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, उनको स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज। हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा निवेशकों की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता का पता लगाने की सुविधा के लिए विश्व बैंक ने हरा सूचकांक नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। तो बखीरा वन्यजीव संत कबीर नगर, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर, सांडी हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। सांडी हरदोई, महावीर स्वामी ललितपुर, ओखला गौतम बुद्ध नगर, बखीरा संत कबीर नगर। सुनहरे लंगूर जो हैं वो विलुप्त प्राय हैं। हुलाक गिब्बन विलुप्त प्राय है। एशियाई जंगली कुत्ते ये भी विलुप्त प्राय है। मरुस्थली बिल्ली ये कम खतरे में है। एजेंडा 21 में कुल मिलाकर 4 समझौते हैं। इसमें 40 अध्याय और 4 भागों में बांटा गया। 300 पेज का दस्तावेज है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है एजेंडा 21। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी है यह है पश्चिमी घाट। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ध्वनि प्रदूषण से विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी वर्ष 1958 में नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नाम दफा 1983 में। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में। नाम दफा 1983 में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो उत्तर प्रदेश का है 1977 में। और गुनेडी जो है गुनेडी तमिलनाडु की है 1976 में। वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वायुमंडल में मिल जाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो प्राथमिक प्रदूषक वायु प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक के द्वितीय प्रदूषक वे नाम जाने जाते हैं जो ओजोन, पैन नाइट्रेट मतलब पैन जो है, पैराक्सिल नाइट्रेट, O3, ये स्मॉग, ये सब द्वितीय प्रदूषक हैं। ये प्राथमिक प्रदूषकों से साधारणतः पदार्थों की क्रिया ये प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं द्वितीय प्रदूषक। तो पैन, स्मॉग, ओजोन जो है द्वितीय प्रदूषक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं।
और प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषकों से अधिक हानिकारक होते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार बाघ और हाथी के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। मानस भी हाथी के लिए है। दुधवा टाइगर के लिए है। Cl3NO2 का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है ऑपरेशन से पहले मरीजों को बेहोश करने के लिए। बाकी ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनामाइड, इन सब का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। स्लीप एपनिया निद्रा संबंधी बीमारी है जिसमें नींद में सांस थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित हो जाता है। रोग विभाग में कैथ लैब होती है। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान और उसके उपचार के लिए कैथ लैब का प्रयोग किया जाता है। कैथ लैब जो होती है वो कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में होता है। फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेंस जो होते हैं वो वे जंतु, समुद्री जंतु, कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनको फास्फोरेसेंस या बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। इन जीवों में फोटोफर नामक जो है एंजाइम में प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो महिला के मासिक चक्र से संबंधित है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन महिला से संबंधित हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन है। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसके तहत घुटने के जोड़, नितंब के जोड़, एड़ी के जोड़, कसोरी के जोड़, इन सभी का उपचार किया जाता है। पीतल जो होता है वो पीतल में तांबा पाया जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से उसी रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का आधार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार के बराबर होता है और बाकी को राष्ट्रपति हटा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख से पद त्याग सकता है। सदस्यों की आयु जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 279 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा होती है। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है वो किसके तहत? अनुच्छेद 268 से 81। अनुच्छेद 268 से 81 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो BR अम्बेडकर थे। बाकी इसमें अन्य सदस्य जो थे वो गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र माधव की जगह पे और DP खेतान, TT कृष्णाचारी द्वारा पदस्थापित किए गए थे। संविधान के 61(2) अनुच्छेद के हिसाब से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से 14 दिन पहले उसे सूचित करना आवश्यक होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना होता है। कुल 22 होते हैं सदस्य, इसमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अध्यक्षता होगी और संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्षता 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करता है।
की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में किया गया था। इसके तहत संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके अनुसार कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट मत प्राप्त करता है। राज्य या लोकसभा में, राज्य में लोकसभा जैसे यूपी का में या तो लोकसभा के चुनाव में 8% मत प्राप्त करे या विधानसभा चुनाव में। इसके कई नियम हैं, जैसे किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जो विधानसभा का आम चुनाव है उसमें न्यूनतम 6% और राज्य की न्यूनतम 2 सीट। तो विधानसभा में 6-2 का अनुपात 6% वोट और 2 सीट मिलेगी तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। विधानसभा रहेगा तो 6-2 का निकल रहेगा और लोकसभा में 6-1 का। जैसे यूपी में चुनाव है और किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल का तभी मिलेगा जब वो लोकसभा के चुनाव में 6% वैध मत और 1 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले। और दूसरा है या फिर वो लोकसभा और अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त कर ले। जैसे यूपी में चुनाव है, किसी पार्टी को पाना है तो यूपी में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 8% या मत प्राप्त कर ले या विधानसभा का चुनाव में 8% मत प्राप्त कर ले। वन में गठन हरियाणा का 1966 में, हिमाचल का 1971 में, सिक्किम का 1975 में हुआ था। पी नरसिम्हा राव समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी। शेष अन्य समितियां जो इसमें दी गई, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, GV.K. राव समिति 1985 में आई थी और LM सिंघवी 1986 में आई थी। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन PVN राव समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बल्कि GV.K. अगर दिया रहेगा, GV.K. राव समिति 1986 में आई थी, 85 में आई थी। ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु जो है क्या थी? तो राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते, राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते विश्व विकास रिपोर्ट 2010 की विषय वस्तु थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी थी? तो 4% थी, 4%। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति है, उर्वरक भूरी क्रांति है, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, फल उत्पादन स्वर्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से है। ट्राइसेम जो होता है, ट्राइसेम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थक के घटक के रूप में वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। ट्राइसेम जो है 1979 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी योजना आयोग था। अब ये नीति आयोग है। निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण या नोडल एजेंसी। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? तो ये नाबार्ड के अधीन किया गया था। वित्तीय वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में इसका ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन नाबार्ड के अधीन किया गया था। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज था ये। 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना था भारत को। आर्थिक विकास से संबंधित है विजन 2020 फॉर इंडिया। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नक्शे से संबंधित है। नक्शे अर्थशास्त्री रैगनर नक्शे 1953 में जो है अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया था। नक्शे ने, नाम इनका नक्शे।
सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। साक्षर भारत अभियान 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ABC सूचकांक जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य संबंधित अर्थशास्त्री ज्यांद्रेज रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित किया गया था। इसमें शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण, स्कूल जाने के 4 संकेतकों के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है ABC सूचकांक से। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था। इनमें जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग, तो तमिलनाडु में 996 था, आंध्र प्रदेश में 993, उड़ीसा में 979 और कर्नाटक में 973। तो तमियाओक। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो केरल में न्यूनतम है। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है केरल में। तो इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें देख लेते हैं। तो सबसे कम जो है शिशु जनसंख्या जो गांव में रहती है वो केरल में है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम ये पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि अथवा शस्य जलवायु प्रदेश 9 है। इसमें है भाबर का तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ के जानकीपुरम में है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे था। तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये हैदराबाद में है। ये गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय, इसको शॉर्ट में IC रिसत कहा जाता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद।